नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज की जो बड़ी बहस है वो ये कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के कल से राजनीतिक घमासान क्यों छिड़ा हुआ है, और इसकी दो वजह है, दो घटनाएं इसकी वजह हैं। कौन कौन सी घटनाएं? पहली घटना घटती है कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय इंदिरा भवन में। इंदिरा भवन में क्या होता है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसका पूरा संस्करण बज रहा होता है, पूरा संस्करण गाया जा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान कांग्रेस के बड़े नेता दो पैराग्राफ के बाद, दो स्टेंजा के बाद असहज हो जाते हैं। उसका वीडियो, उसका क्लिप वायरल हो जाता है, बीजेपी को मौका मिलता है हमला बोलने का। ये तो हुई दिल्ली की घटना। उधर केरल में, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कल स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं गाया गया। तो वो भी एक वजह, एक घटना जिसकी वजह से कि बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिला। तो कुछ सवाल इससे ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है वो स्वीकार नहीं है, उसका नया कानून जो बना है उस नए कानून को कांग्रेस नहीं मानेगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले नया कानून बनाकर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाने का कानून बनाया है। और इसी से ये सवाल उपज रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या राष्ट्रगीत से भी इस तरह से कोई पार्टी, बड़े नेता, उसके बड़े नेता नफरत रख सकते हैं? और क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम का इस तरह से अपमान होगा? ये एक बड़ा विषय है, बड़ा विषय। और बात सिर्फ एक घटना से नहीं, क्योंकि केरल से लेकर के दिल्ली तक ये आपस में बिल्कुल एक जैसी घटनाएं हैं जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान हो रहा है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। आज इसीलिए राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर हम बड़ी बहस करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले आपको इस विवाद के बाद जो कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, फिर बाद में भी प्रोग्राम में आपको हम प्रतिक्रियाएं दिखवाते रहेंगे। सबसे पहले आपको वंदे मातरम दिखाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देश की जनता से उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। तो कल जब ये घटना घटी, विशेष रूप से दिल्ली में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय इंदिरा भवन है उसमें जब घटना घटी तो कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आने लगे। मैं आपको दो बयान सुनवाता हूं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ही एक सांसद जो वहीं पर उसी कार्यक्रम में उपस्थित थे, सांसद हैं मनोज कुमार, उन्होंने कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी के विरोध के बाद भी पूरा गाना गाया गया, यानी सोनिया गांधी जी ने उसको पूरा गाना गाने से मना किया। सुनिए जरा। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का। तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं।
नेता हमारी रोकना चाह रही थी, फिर भी हमने पूरा गाया। बात साफ है, नेता हमारी रोकना चाह रही थी, यानी सोनिया गांधी जी के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो रोकना चाह रही थी कि पूरा नहीं गाओ। और बात सिर्फ दिल्ली की घटना की नहीं है, केरल की बात हमने आपको बताई कि केरल का सरकारी कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, वहां पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाया गया, तो वहां पर भी विवाद पैदा हुआ। इस पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने कहा कि हमें भाजपा से किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम तैयार हैं। तो वहीं भाजपा के नेता शान जॉर्ज ने कहा कि केरलम के लोगों ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को जमाते इस्लामी के इशारों पर झुकते हुए देखा। We don't want the certificate from BJP. They are always against the communal harmony. That is their attitude. So our attitude is we are ready to sing Vande Mataram, but only 2 paragraphs. That is our policy. രണ്ടിടത്തോളം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തിട്ടൂരത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കീഴടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ദുഃഖത്തോടുകൂടി കേരള ജനത കണ്ടത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതല്ല, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെയുമായി അവേദ്യമായ ബന്ധമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത്. तो आपको हमने दिल्ली की बातें भी सुनवा दी, केरल की बातें भी सुनवा दी। मामला साफ है, मामला साफ है कि वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस के अंदर या तो कंफ्यूजन है या विरोध है, दोनों में से कोई एक बात तो सच है। जबकि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नया कानून बनाया। आज इसीलिए राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। आगे चल करके आपको कुछ और नेताओं की बात सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि राष्ट्रमंच पर आज हम कौन कौन से 5 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, वंदे मातरम का कांग्रेस मुख्यालय में क्यों और कैसे हुआ अपमान, ये हम आपको वीडियो के जरिए भी दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार। दूसरा सवाल, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुद कर दिया राष्ट्रगीत का अपमान। तीसरा सवाल कि केरल की कांग्रेस सरकार को राष्ट्रगीत भी क्यों नहीं है स्वीकार। चौथा सवाल कि राष्ट्रगीत पर बने नए कानून को कांग्रेस नहीं मानती है क्या, साफ फिर बोलना चाहिए। पांचवा सवाल, कांग्रेस की ऐसी गलतियों से बीजेपी को मौका मिलता है क्या, यह भी सवाल है। तो आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज राष्ट्रमंच पर मेहमान के रूप में मैं परिचय करा दूं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साजिद रशीदी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ यहीं स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत मौलाना साहब आपका भी। और आगे चलकर हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं आज राहुल लाल जी से। राहुल लाल जी, दिल्ली से लेकर के केरलम तक, भाई कल ये दोनों घटनाएं जो हुई, ये दोनों घटनाएं एक दिशा की थी। एक तो ये बात, अच्छा केरलम में तो चलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं गाना, नहीं करना। दिल्ली में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई पड़ा, जयराम रमेश जी ने कुछ और बात कह दी, मनोज कुमार जी ने कुछ और बात कह दी। इसका मतलब ये अगर निकाला जाए कि कांग्रेस के अंदर या तो राष्ट्रगीत को लेकर के, राष्ट्रगीत पर बने नए कानून को लेकर या तो कोई कंफ्यूजन है या नहीं तो विरोध है, वो नहीं मानेंगे इस नए कानून को। ये तो इतनी ये बात समझना ठीक है ना राहुल जी? लालचंद जी, हमें लग रहा है कि कांग्रेस की गलत ढंग से हम लोग व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए, आज मैं जो है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं कोटि कोटि नमन करूंगा, श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। अब मैं आता हूं आज के इस मुद्दे के ऊपर कि देखिए, ये जो पूरा कल से एक मामला फैलाया जा रहा है, 11 अगस्त को लालचंद जी जो है कि ये कानून कानून तो पहले पारित हो चुका है, महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी हो चुका है उस कानून के ऊपर। और उस कानून को लेकर भी लालचंद जी हम लोगों ने खूब सारे डिबेट में भाग लिया है कि उसमें क्या क्या सजा के प्रावधान है, 3 साल तक के सजा के प्रावधान है जी। अमित शाह जी और अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी चित्तौड़गढ़ में जाके घोषणा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को माफी मांग लेनी चाहिए। भाई आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। अगर लग रहा है कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा कुछ किया है, आपके पास प्रमाणित प्रमाण है अगर, तब तो फिर कीजिए ना कानून का उपयोग। 11 अगस्त से आपका कानून लागू हो चुका है ना, कीजिए। आप सोनिया गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए।
राहुल जी क्या कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान की तरह एक दूसरे को गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू कर दें? नहीं लालचंद जी, पाकिस्तान में जैसे इमरान खान अभी जेल में है, ये कह रहे हैं? लालचंद जी देखिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तथ्य हैं? आपने दो बयान सुनवाए, आपने एक जो है कि कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बयान सुना है। तब मनोज कुमार जी के बयान को ही अधिकृत माना जा रहा है। अभी तो हमें याद है कि निशिकांत दुबे जी के बयान को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना मानने से लालचंद जी मना कर दिया। तो भाई ये तो कम से कम राहुल जी आपकी बात ये वैलिड हो सकती है, लेकिन जानते हैं कल से लेकर आज तक अगर कोई इस बात को खंडन कर देता कि मनोज कुमार जो सांसद ने बयान दिया वो गलत बयान है, हम वंदे मातरम के पूरे संस्करण को मानते हैं, स्वीकारते हैं, अभी गलती हो गई किसी तरह की, आगे चलकर गा लेंगे, ये कम से कम आना चाहिए ना। वो आया नहीं अभी तक, तो हम क्या समझें? लालचंद जी मैं कह रहा हूं कि क्या कहा गया है, स्पष्टीकरण दिया गया। वो स्पष्टीकरण बिल्कुल बड़ा स्वाभाविक भी लगता है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 84 वर्ष के हैं। सोनिया गांधी जी के बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कई मिनट तक खड़े होकर वहीं पर उसी पोडियम पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाषण दिया है, कई मिनट खड़े रह करके। लालचंद जी सुन तो लीजिए, ये तो देखिए यही चीज तो है कि हम लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे जी से सीखने की प्रेरणा मिलती है कि वो 84 वर्ष के हैं लेकिन युवा वाली ताकत और युवा वाली एनर्जी रखते हैं। अगर बगल में सोनिया गांधी जी को ऐसा कुछ महसूस हुआ कि शायद उनको कुर्सी की जरूरत है, ये सोनिया जी को महसूस हुआ, उन्होंने उनको बोला, राहुल गांधी को इशारा किया, लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मना किया कि नहीं मैं बिल्कुल मजबूत हूं और अभी आज पूरे कार्यक्रम में पूरी एनर्जी के साथ भाग लूंगा मैं, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से एनर्जी दिखाई। अब बताइए इसमें विवाद का मामला कहां दिखता है? अगर मैं एक सवाल पूछता हूं लालचंद जी, कॉमन सेंस वाला मामला, अगर वहां पे सोनिया गांधी चाह लेती, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी चाह लेते, राहुल गांधी चाह लेते और बोल देते कि 2 ठंडों के बाद आगे के क्षण नहीं बजे, 11 अगस्त नहीं लालचंद जी, तो इसीलिए तो ये लगता है कि मनोज कुमार जी का बयान जो है वो ज्यादा सही लगता है कि कंफ्यूजन था। नहीं लालचंद जी एक लाइन में मैं बात पूरा कर दूं, कंफ्यूजन नहीं था। अगर वो लोग चाह लेते तो गाना बंद हो जाता, लेकिन वहां पे क्योंकि देखिए संसद ने कानून पारित किया और जो भी असहमति थी 16 घंटे के डिबेट में तमाम असहमतियां विपक्ष ने रखी। केरल में क्या हुआ राहुल जी? केरल में क्या हुआ? वहां तो कांग्रेस की सरकार है, सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि जमाते इस्लामी के असर में ये सब कर रही है केरल की कांग्रेस सरकार, सीधा आरोप लग रहा है। लालचंद जी बड़ा अच्छा वहां तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है राहुल जी। नहीं मैं तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मुझे भी कुछ और बयान, जैसे आपने बहुत सारे बयान दिखाए ना, हमें भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बयान दिखाई दे रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन है वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सामने में नतमस्तक हो चुकी है। नहीं इधर उधर नहीं राहुल भाई इधर उधर नहीं। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है या कानून है कि सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले यानी जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण यानी वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाएगा। केरल सरकार ने इसका खुला उल्लंघन कर दिया, उनको तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है दिल्ली की तरह। लालचंद जी मैं वही तो कह रहा हूं, ये एक पक्ष है अब मैं दूसरा पक्ष लगा रहा हूं, उसके बावजूद भी फिर पी विजयन जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? पी विजयन कह रहे हैं कि केरल कांग्रेस झुक गई है, बीजेपी और आरएसएस के सामने में झुक गई है। तो इसका मतलब है देखिए जब सत्तारूढ़ पार्टी भी आपकी आलोचना करे, विपक्ष भी आपकी आलोचना करे, तो इसका मतलब है कांग्रेस सही गति और दिशा में चले। एक उदाहरण मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी से पूछता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, ये दोनों जगह की बातें आपके सामने आ गई, ठीक? अब मुझे बताइए कि फिर कांग्रेस पर आप लोग क्यों हमला बोल रहे हैं? आपके बड़े से लेकर छोटे नेता कल से लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो आखिर क्यों इन दो घटनाओं को लेकर, दिल्ली वाली घटना पर भी और केरल वाली घटना पर भी? देखिए, राष्ट्रगीत को लेकर नेशनल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 2026 जो है पारित हो चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे शब्दों से कुछ असम्मान या चीजें ना हो कि जिससे क्या कहते हैं कि 3 वर्ष की सजा होने का प्रावधान जिसके अंदर किया गया है। ये कह रहे राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का पहले समझना होगा, कांग्रेस को सच में समझना होगा। 1937 के कांग्रेस का अधिवेशन से समझना होगा कि जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा था उस समय पर, तो उसी टाइम पर जिन्ना के आगे सरेंडर करके नेहरू जी ने कहा कि ऊपर के 2 स्टेंजा पढ़िए, बाकी स्टेंजा निकाल दीजिए। जबकि आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका विरोध किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विरोध किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने विरोध किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी अब नेहरू जी की अपनी ताकत थी, उन्होंने अपना विरोध किया। तो आज की कांग्रेस वही कांग्रेस है, वही धरोहर लेके चल रही है।
वो चीजें जो पुरानी धरोहर लेके लोग सिंचित करते हैं, वही धरोहर लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आज जमायत इस्लाम के आगे झुककर केरल के अंदर काम किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं मनोज कुमार जी सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसे प्रवक्ता नहीं, मनोज कुमार जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई बात राष्ट्रगीत से संबंधित कोई तरीके से ऑनर से संबंधित बात कर रहे हैं तो कोई हल्की बात नहीं कर रहे। उनको भी पता है कि 3 साल की कठोर सजा इसमें है, और इसमें जमानत तक नहीं होती जल्दी से, इसमें जुर्माना होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा है ही नहीं है कि आप, इसीलिए मनोज कुमार जी की बात हमने सुनवाई भी कि वो जो बता रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी नेता नहीं चाहती थी, सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी नेता नहीं चाहती थी, इसके बावजूद हमने गाया। और दूसरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, लोग ये कह रहे हैं कि 3 मिनट 10 सेकंड का क्या कहते हैं पूरा उद्बोधन होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में अमित शाह जी को कह रहे थे खींच के लेके आइए इनको, 40 मिनट तक खड़े होकर खूब मतलब जबरदस्त तरीके से धमकी भरी अंदाज में बात कर रहे थे। जो व्यक्ति 40 मिनट तक राज्यसभा में खड़ा हो सकता है, उस व्यक्ति को 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने में क्या दिक्कत है? ये तो वही दिखाता है ना जो नेहरू जी 1937 में सोचते थे, आज वही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस सोच रही है। वो खड़ा होने वाला ना अनिरुद्ध प्रताप जी, खड़ा होने वाला बहाना तो कुछ ही मिनट के बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि खड़गे जी ने खूब बढ़िया से भाषण दिया, वहीं पर पोडियम में जाकर के बढ़िया भाषण दिया। खड़गे जी स्वस्थ, ईश्वर करे कि वो बिल्कुल एकदम हमेशा स्वस्थ रहे, है कि नहीं? वो दिख रहा है स्वस्थ रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, कांग्रेस को ऐसे निपटाते रहे। हम तो चाहेंगे खड़गे जी रहे, राहुल जी अच्छे नेता बनते रहे। अब कांग्रेस को निपटाते, खड़गे जी थोड़े ना निपटा रहे हैं कांग्रेस। अरे मतलब राहुल जी के साथ मिलके अपना ऐसे करते रहे। देखिए ये बात किसी को हजम होगा क्या? ये कोई सामान्य बात है क्या कि 3 मिनट 10 सेकंड तक आप अपोजिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर नहीं खड़े हो पा रहे हैं? सोनिया गांधी जो कि नेता रही इस देश की, कांग्रेस की बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, वो मना करती है कि नहीं आगे की स्टेंजा ना पढ़ा जाए। राहुल गांधी इतना संविधान की बात करते, वो वहां पे टोकते हुए नजर नहीं आते। एक बात और देखिए, इसे संयोग कहिएगा क्या कहिएगा, कांग्रेस के तीनों बड़े नेता वीडियो क्लिप में, एक ही वीडियो क्लिप में कांग्रेस के तीनों बड़े नेता राष्ट्रगीत से असहज दिख रहे हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों एक ही क्लिप में दिख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि तीनों लोग खड़े, तीनों असहज दिख रहे हैं, और तीनों में से कोई एक नहीं टोका टोकी कर रहा। तीनों संविधान किताब लेके चलते थे, लाल किताब दिखाते जिसका पेज अंदर का खाली रहता था। तो इनकी गलती, इनकी गलती नहीं। राहुल जी, कोई छोटा मोटा नेता अगर करता ना तो शायद कुछ मतलब ले लेते। तीनों बड़े नेता यहाँ पर और केरल की कांग्रेस सरकार पार्लियामेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी करती है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी करती है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ ऑडियो क्लिप है, कहीं से आपने कुछ ले आए तो लाइए ना। मैंने तो शुरुआत के कार्यक्रम में ही रख दिया। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं आपको, और उपदेश कुशल बहुत तेरे। कल जयपुर के बड़ी चौपड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी की उपस्थिति में वहां पे माफी मांगी है राहुल जी, तुरंत माफी। मैंने वो खबर देखी है, गलती से दूसरा धुन चल गया था, तुरंत माफी मांगी। मैं तो कहता हूं कि अगर गलती हो गई है तो माफी मांग लेने में क्या दिक्कत है? मैं तो डिबेट केरल की सरकार ठोक रही है। लालचंद जी सुन तो लीजिए, मैं तो दिल्ली वाली घटना पर कांग्रेस के अलग अलग बयान आ रहे हैं, किसी ने आज तक खेद तक प्रकट नहीं किया। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ज्यादा। लालचंद जी देखिए, जो नया कानून 11 अगस्त से लागू हो गया है, वंदे मातरम के लिए जो बीजेपी कानून लेके आई है, उसमें कहीं पर भी माफी मांगने का प्रावधान नहीं है लालचंद जी, की माफी मांग लिया जाएगा तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि यही बोल दीजिए कि नया वाला कानून हमें स्वीकार नहीं है, बोल दीजिए। बिल्कुल स्वीकार है, मैं तो कह रहा हूं नया कानून बिल्कुल स्वीकार है, और उसी कारण से कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा भवन में पूरे के पूरे। ठीक है, मैं लौटता हूं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश सर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब। मौलाना साजिद रशीदी साहब, केरल सरकार पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि बीडी सतीशन सरकार ने जमाते इस्लामी के असर में आकर के वंदे मातरम राष्ट्रगीत का अपमान किया, उसको शामिल नहीं किया सरकारी कार्यक्रम में। नहीं, देखिए जो प्रकरण यहाँ 24 अकबर रोड पे भी हुआ है जी, इसको भी क्या आप ये समझते हैं कि ये एमआई हो गया? ये एमआई नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर हुआ? नहीं, 100%। ठीक है, दो चीज देखिए,
कुछ बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ गलत बातें कही हैं, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। ठीक है। एक तो जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि भाई 1937 में रेजोल्यूशन ले आई और आखिर के उनको हटा दिया गया। वो उस वक्त के जो हमारे बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन सभी लोगों ने उसके लिए बाकायदा लिख कर दिया कांग्रेस अध्यक्ष को जो उस वक्त के थे, और इस बात को स्वीकार किया गया। दूसरी बात, आ जाते हैं मौजूदा वक्त में। दूसरी बात, अभी जो कुछ ये हुआ, देखिए सारा वोट ले दे के कांग्रेस का मुसलमान का वोट बचा है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं मौलाना साहब, आप लोग क्या चाहते हैं कि ये वोट भी खिसक जाए? मौलाना साहब क्या चाह रहे हैं भाई? कर रहे हैं आप? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या चाह रहे हैं कि मुसलमान का वोट भी ना मिले इनको? अरे ऐसा मत करो। मुसलमान वोटों के लिए कांग्रेस कर रही है ऐसा, दिल्ली से केरल तक? नहीं, देखिए ये जो कुछ भी हुआ है, ये यही सोचकर हुआ है कि मुसलमान इस बात को समझ ले कि हम आखिर की जो पंक्तियां हैं उनसे राजी नहीं है। अच्छा, ये इशारा था उस तरफ। तो ये मान जिन लोगों ने समझा उन्होंने समझ लिया, जिन लोगों ने नहीं समझा, अच्छा मैं ये कहता हूं कि अगर ये अपमान है, अगर यही अपमान साजिद रशीदी कर देता तो अभी तक जेल में होता कि नहीं होता? बताएं आप मुझे, अभी तक जेल में क्यों नहीं है? अभी तक ये तीनों नेता जेल में क्यों नहीं है? अगर अपमान हुआ है। लाल जी, राहुल भाई बहुत बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं राहुल भाई, आप इसको थोड़ा सा संवेदना से लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही इसको एम ही मत कीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत ही सोच समझ कर ये किया गया। राहुल भाई, आप जो है कांग्रेस के हितैषी हैं, मैं जानता हूं, उनके आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हैं, ये भी समझ लीजिए आप। तो इसलिए बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, वो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं, अगर आप इसको अपमान मान रहे हैं तो आपने अभी तक इनको अंदर क्यों नहीं किया भाई? आप क्या चाहते हैं? अगर ये साजिद रशीदी, लाल जी अंदर कर दिया गया, लाल जी साजिद रशीदी अगर कर देता, अभी तक एफआईआर कहां नहीं हो गई होती? अनिरुद्ध प्रताप जी का बताइए मुझे। दूसरी बात, कल के दिन ही बांसुरी स्वराज जो इनकी एमपी हैं, राष्ट्रगान का सेम अपमान किया है। बांसुरी स्वराज ने वीडियो वायरल है, मैं आपको दिखा देता हूं। वंदे राष्ट्रगान गाते हुए 2 पंक्तियां गाई और निकल के चली गई। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान का अपमान किया है, जनगण मन का। यस, बिल्कुल अपमान किया है, 2 पंक्तियों के बाद में निकल के चली गई। देखिए ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस ने भी मुसलमान की राजनीति कर ली। तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, इसको कहीं अपमान से मत देखिए। ठीक, अवधेश जी के पास में आऊं, उससे पहले अनिरुद्ध प्रताप जी आपका काउंटर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है 1937 में नेहरू जी से प्रेरित है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। वो बात सही है कि वहां पे जमायती इस्लामी मुस्लिम लीग के साथ भी समर्थन लेके सरकार बना रखी कांग्रेस ने। उसको आसाम के अंदर 19 एक खास समुदाय से व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रगीत जो कि आज के टाइम पर एक इतना बड़ा संवैधानिक रूप से एक कानून बन जाता है, उसमें भारत के किसी भी नागरिक, मौलाना साहब ने 2 चीजें साफ कही हैं। अनिरुद्ध जी, मौलाना साहब ने 2 चीजें साफ कही हैं कि कांग्रेस ने ऐसा मुस्लिम वोट बैंक को पैगाम देने के लिए किया, साफ पैगाम देने के लिए। और आपसे मौलाना साहब ये पूछ रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो क्यों नहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? सीधा पूछा है। कानूनी कार्रवाई होना एक अलग विषय होता है, लेकिन चूंकि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई एक कहते हैं अभी कल आप अपमान के ऊपर एक विधेयक ला रहे हैं, बिल पास किया है आपने, और आपने 3 साल की सजा रखी है और उसमें जमानत भी नहीं है, और आप कह रहे हैं ये अलग प्रक्रिया है। मैं कह रहा हूं मौलाना साहब, जिसका जो होना होगा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जो खुद को संविधान का पैरोकार मानता है, खाली किताब लेके घूम रहे होते हैं जिल्द वाली लाल वाली, उनके मन में नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बांसुरी स्वराज के प्रकरण को देखते हुए आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, किसी का ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जिस तरीके से लोगों, मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि अगर बांसुरी स्वराज के प्रोग्राम में ऐसा कुछ हुआ होगा, क्यों अनिरुद्ध प्रताप जी, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आई एम श्योर, जैसे राजस्थान की गलती के लिए, भूल के लिए माफी मांग लिया गया, वैसे माफी मांग ली जाएगी। सर ये वीडियो है, समझ गया, बाकायदा वीडियो, मैं समझ गया, और ये बहुत वायरल हो रही है। मैं अब आप सभी के सामने 10 सेकंड पूरा, 10 सेकंड लीजिए, फिर अब देखिए होता क्या है कि कांग्रेस के मन में जो एक चीज है, और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत का जो भी नागरिक है उसको राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। किसी स्टेंजर से क्या उनको परहेज हो सकता है? ठीक, ये तो होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। ये देखिए, ये बात मत कहिए आप, चूंकि जो भी स्ट्रेंजर हैं उसमें गाने के लिए तो बिल में आप भी नहीं लेके आए, आपने सिर्फ अपमान पर बात की है।
आपने ये तो नहीं कहा कि गाना अनिवार्य है, पूरा संस्करण पूरा गाने है, के बाद। पूरा है, नहीं पूरा है। आपने ये तो नहीं पूरा कहा कि है। जो नहीं गाएगा उसको जेल डाला जाएगा, आपने कहा उसका अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल में जो है वो अपमान पर गाने बात के है। लिए नहीं, अपमान की बात ही हो रही है। देखिए इसको नहीं ठीक है, इसको मैं फिर लौटता हूं मुसलमान आप को लोगों हट के कर पास। रहे अपमान की हैं, बात फिर हो आप रही है, मुसलमानों को वहाँ हट लोगों करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपमान किया। अच्छा, जो केरल बिल में आया है वो घटना- सिर्फ केरल में अपमान घटना पर हुई आया क्या है, हम इसके भी लिए मानते हैं विवेक उसको नारायण सम्मान जुड़ रहे करना हैं। चाहिए, रुक जाइए, सम्मान करना चाहिए, रुक जाइए। केरल गाना में अलग विषय है। अब मौलाना साहब रुकिए कि विवेक नारायण हमारे संवाददाता तिरुवनंतपुरम से जुड़ गए, केरल की घटना के बारे में बताएंगे। विवेक जरा बताइए कि आखिर क्यों नहीं, सरकारी प्रोग्राम था, गवर्नमेंट प्रोग्राम था, फिर भी केरल गवर्नमेंट ने नहीं वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाया। विवेक लाल जी, वंदे मातरम रिसाइटल को इंडिपेंडेंस डे पर स्किप करने को यूडीएफ गवर्नमेंट को बड़ी पार्ट हो गई है, और यूडीएफ के इस डिसीजन के बाद केरल में मेजर पॉलिटिकल बैकलैश हो गई है, क्रिएट हो गई है। तो बीजेपी ने एलिज किया है कि वीडी सतीशन गवर्नमेंट ने वंदे मातरम को स्किप आईयूएमएल और मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी का प्रेशर में किया है। तो दूसरे कांग्रेस रूल स्टेट्स, फॉर एग्जांपल कर्नाटका और तेलंगाना में नेशनल सॉन्ग का रिसाइटल हो किया है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस के जो जहां दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट है वहां इसका पालन किया, केरल में नहीं पालन किया, इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि जमाते इस्लामी के दबाव में नहीं किया है ना विवेक। एग्जैक्टली लाल जी, इसी कारण में कांग्रेस बीजेपी ने आरोपण किया है। तो तेलंगाना और तेलंगाना और कर्नाटका में वंदे मातरम रिसाइट किया है, तो क्यों केरल में स्किप करने का, क्यों केरल में ये वंदे मातरम ओमिट किया है? तो ये है बीजेपी रेज करने को मेजर इश्यू, और इस कारण में इस विषय बहुत कंट्रोवर्सी हो चुका है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ और चीजें आपसे जरूर क्लियर करेंगे। अवधेश सर के पास। अवधेश सर, दिल्ली से लेकर केरल तक ये जो हो रहा है, मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं कि ये बड़ा सोच समझ करके किया गया पैगाम देने के लिए, आप भी वैसा ही समझते हैं? मौलाना साहब जो बता रहे हैं सही है? देखिए, पहले मैं तो आपके उत्तर देने के पहले जयराम रमेश जी को कोट करूंगा। मेरे सामने हमने बाइट हालांकि दिखा रखी नहीं, वो बाइट आधी चल रही है। अच्छा ठीक है। वो ये तो कह रहे हैं कि शनिवार को इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसे लेकर किसी विवाद का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष काफी देर से खड़े थे, सोनिया जी उनके लिए कुर्सी लाने को कह रही थी, लेकिन आगे जो कह रहे हैं ना, पता नहीं वो बाइट क्यों नहीं चल रहा है। आप बताइए, सभी अखबार में है, बताइए आज सब अखबार में है। आगे क्या बोला है? 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता, अब कोलकाता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजा गोपालाचारी के मौजूदगी में इससे कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर फैसला लिया गया था कि कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम के शुरुआती छंद का ही गायन किया जाएगा। तब से हम उन्हीं छंदों का गायन करते आ रहे हैं। तो 6 छंद गाया क्यों? तो सुनिए तो ये तो नजर आए, सुनिए ना, मतलब वो उनकी दोनों बात को अपने कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। ये जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी की तरफ गुजरी, वो केवल इसीलिए गुजरी कि भाई ये हो क्यों रहा है, हम तो इसको तो गाना नहीं है हमको। राहुल जी भी इसीलिए घूम रहे। आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ना, तो जो साजिद रशीदी जी कह रहे हैं उनकी बातों से कई बार सहमति असहमति होती है कि वो मतलब तीनों परेशान है। ललित देसाई बीच में बेचारा, ललित देसाई को इशारा किया जाता है जो गवा रहे हैं। अच्छा, वो वाले पर्सन जो कि गवा रहे हैं, वो उन्हीं को गवाना था। ललित देसाई आके कह रहे हैं कि पूरा गाना है, फिर भी ये लोग नहीं। तो गाने के बाद फिर ललित देसाई से बात हुई है, कांग्रेस कार्यालय में इस पर खूब चर्चा हुई है कि ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, ये इसमें कोई हम लोगों को आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। जो पार्टी, आप देखिए संसद, क्या कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कभी कहा है कि इस पूरे वंदे मातरम के पूरे गायन के नियम को हम स्वीकार करते हैं? संसद में इसका विरोध किया है कांग्रेस ने, विरोध के बावजूद ये पारित हुआ है। और मौलाना जी जो कह रहे हैं जानकारी, ये केवल इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो राष्ट्रगान के जो नियम थे, तो राष्ट्रगान के बराबर ही राष्ट्रीय गीत को भी बना दिया गया। इतना ही है, जो पहले से कानून है वो कानून है, केवल वो दोनों को कर दिया गया है। उसमें आप बाधा डालिए, अपमान करिए, कुछ भी करिएगा पूरे गायन में, तो आपके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन देखिए, कांग्रेस का यह बता रहा है कि इस देश में
ये भारत देश की जो एक परंपरा हमारे देश के रही है कि मिट्टी को हम मां मान के, ये भगवान नहीं है, इसको मां मान के हम पूजते रहे हैं, बिल्कुल, और उसके लिए हम जान देते रहे हैं। मैं कांग्रेस इस देश को 15 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुआ अगर नेशन स्टेट मानती है, अगर वो मानती है कि मिट्टी का एक टुकड़ा है, 15 अगस्त 1947 के बाद नेशन इन मेकिंग है, तो वो ये करेगी। ठीक। और ये मुस्लिम वोट के अलावा इसके पीछे और कोई कारण हो ही नहीं सकता। वही बात मौलाना साहब भी करेंगे आगे की पहलुओं पर, आगे इस और बाकी पहलुओं पर भी बात करेंगे। कुछ और नेताओं की बात है भी आपको सुनवाए। राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं राष्ट्रमंच में, आप सब बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर राष्ट्रमंच, और आज जो बड़ी बहस है वो बड़ी बहस ये है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के क्या ऐतराज है, क्या नफरत है, क्या इसीलिए राष्ट्रगीत का अपमान सोची समझी योजना के तहत किया जा रहा है। कुछ और नेताओं की बात सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रबोध तिवारी ने कहा कि भाजपा स्तर से नीचे गिरकर आरोप लगा रही है, तो भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक घटिया, अस्तरहीन आरोप लगा रही है, जो झूठा और 100% उतना ही झूठा है जितना भाजपा का राष्ट्र प्रेम। ये 15 तारीख को जिसे न सुना न देखा, सोनिया जी जैसी महान शख्सियत पर झूठे ओछे आरोप लगा रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। कुछ और नेताओं की बातें सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सोनिया गांधी से भाजपा को सबक सीखनी चाहिए, साथ ही कहा कि सेक्युलरिज्म भी सीखनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है। मानना है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहिए। सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है। उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसमें कांग्रेस नेताओं के सुर अलग अलग हैं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा भाजपा खामखा मामले को तिल का ताड़ बना रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहां पर खड़े थे वो, और धूप काफी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी,
उसी को एक जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। वंदे मातरम वो नारा और वो गीत है जिसके कारण से आजादी के मतवाले उसको गा गा करके अपने जीवन को कुर्बान करते रहे हैं। ऐसे में आज वंदे मातरम के गीत को लेकर के अपमान करना ये निंदनीय है। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिन्होंने भी अपमान किया उनको देश से माफी मांगना चाहिए। तो आपने ये बातें सुनी, कहते हैं ना कि सच जब आप सीना ठोक कर कहते हैं तो उसका सिर्फ एक रूप होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके अनेक रूप सामने आने लगते हैं। ऐसा लगता है इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा ही हो रहा है। सीधे राहुल लाल जी के पास चलिए। राहुल लाल जी, कई रूप आ रहे हैं, कई वर्जन आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के बयान के। मामला क्या है भाई? कोई कुछ कह रहा है, आ रहा हूं मौलाना साहब, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है खामखा तिल का ताड़, कोई कह रहा है नहीं हमने जानबूझकर किया, कोई कह रहा है ना वो खड़गे जी को कुर्सी देने के लिए किया। ये अलग अलग बातें आ रही भाई। लालचंद जी देखिए, अलग अलग चीजें आ रही है, लेकिन सच्चाई एक है। सच्चाई उसके बाद खड़गे जी ने बढ़िया से, भगवान उनको स्वस्थ रखे, उसके बाद पोडियम पर जाकर कई मिनट तक बढ़िया से संबोधन किया उन्होंने। आप देश की जनता को कांट का उल्लू समझते हैं। राहुल लाल जी बोलिए। नहीं दे रहा है राहुल लाल जी। देखिए लालचंद जी, कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता बिल्कुल स्पष्ट है, उनके राष्ट्रवाद के ऊपर कोई सवाल उठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए मैंने, देखिए मैं तो मौलाना राशिदी जी के बहुत सारे बातों से असहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत हूं कि जो मैंने भी कहा, राहुल लाल जी की आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब हमारी आवाज, लालचंद जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। मौलाना साहब आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं, कह रहे हैं राहुल जी की आवाज थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, अब मैं बोलूं फिर से? हाँ बोलिए। लालचंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि राशिदी जी ने एक बड़ी सही बात बोली कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वास्तव में उस नियम का उल्लंघन करते ना, तो फिर उनके ऊपर अब तक में कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने 6 के 6 छंद गाए और यहाँ पे गलत तथ्य इतिहास के रखे गए। इतिहास के रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गलत ढंग से कोट कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1937 को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्पष्ट जवाब दिया था उस समय कि केवल इसके 2 छंदों को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के 1896 के संविधान वो अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्वर प्रदान किया था। तो उनसे राय ली गई कि क्या होना चाहिए इस मामले पे। उन्होंने राय दी थी केवल 2 छंदों को लेना चाहिए, और उसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी, जिनको तमाम अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सहमति थी, उसके अतिरिक्त महात्मा गांधी की सहमति थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहमति थी। सही तथ्य है, इतिहास का जो सही तथ्य है वो अब देश चल रख देंगे। अब मैं तो ये चीज कह रहा हूँ, नहीं, इतिहास के मामले पे गलत ढंग से कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन पहले मौलाना साहब आपको कुछ काउंटर करना चाहे। मौलाना साहब बोलिए। नहीं, मैं लालचंदी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति तो साफ दिख रही है दोनों तरफ से, आपको बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ से एक बात आ रही है कि अपमान हुआ है, और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सिर्फ ये कह रहे हैं देश से माफी मांग लें, देश से माफी मांग लें। मैं ये मौलाना साहब, आपके सुर में सुर मैं एक बात बताता हूं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, ठीक, उनके प्रत्यक्ष वंशज सुमित्रो चैटर्जी हैं, ठीक है, उन्होंने सोनिया गांधी से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है, माफी मांगने की मांग की है कल की घटना पर। नहीं लालचंदी, आपके सुर में ये तो सत्य है, तारीख का हिस्सा है ये, कि जिस वक्त ये 6 छंद हटाए गए तो उस वक्त उनकी सहमति से ये 6 छंद हटाए गए, और बाकायदा लिखित में राहुल लाल जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लेखक से माफी मांग लीजिए, देश से माफी मांग लीजिए। अगर ये कानून, वही वाला पत्र दिखा रहा हूं जिसमें कि सुमित्रो चटर्जी, जो प्रत्यक्ष वंशज है बंकिम चंद्र चटर्जी के, उन्होंने सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। ये वही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी बात को साजिद रशीदी कहते या अवधेश जी कहते, तो क्या देश से माफी मांग लेने से या लेखक से माफी मांग लेने से काफी हो जाता? या ये कानून अब आगे ऐसे ही चलेगा कि जो भी अपमान करेगा, खुलकर बोलिए मौलाना, जो भी अपमान करेगा वो बस देश से माफी मांग लेगा और बात खत्म हो जाएगी? क्या है
आप चाहते मैं क्या ये है? चाहता हूं, पहले ये तो आप कह मैं रहे हैं ये कि चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस को घेर रही है, जब आप इसको अपमान बोल रहे हैं तो इस पर सजा क्यों नहीं है? सजा का प्रावधान चाहते हैं आप, है ना? क्यों? बिल्कुल होना चाहिए तो अगर वही- अपमान है। सर और अगर वो सिर्फ वही राजनीति प्रावधान है जो कि जनगण मन के लिए है। नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति भारतीय जनता पार्टी ये कहकर कर रही है कि देश से माफी मांग लीजिए। अरे भाई, देश से माफी मांगने का क्या मतलब? फिर आप जो बिल लेकर आए हैं उसका क्या महत्व रह गया? आप चाहते हैं कोई कोर्ट मतलब में, नहीं रह गया कोर्ट में इस पर उसका। केस चले, ये चाहते हैं कोर्ट में केस बिल्कुल चले। चलना चाहिए। ठीक है, अगर अवधेश अगर सर- अगर उन्होंने अपमान किया है, ठीक, पहले बिल्कुल अवधेश- चलना चाहिए। पहले अवधेश सर, फिर अनिरुद्ध जी। हाँ, ये पहली बात तो ये है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जानबूझ करके कोट किया जा रहा है, उन्हीं को खलनायक बना दे रहे हैं, जो कि अभी राहुल लाल जी कर रहे हैं। 1896 में जब कांग्रेस ने इस गीत को अपनाया था जी, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी मुसलमान थे, और उस पूरे गीत का बनाया था सुर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने ही गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में एक गीत गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके साथ यहां से लेके और आज बांग्लादेश है, सब लोगों ने एक टाइम तय हुआ था, लोगों ने गाया था। बिल्कुल। लेकिन 1907 में मुस्लिम लीग बनने के बाद से धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी। 1935 एक्ट के बाद जब बिल्कुल पाकिस्तान की मांग होने लगी तो मुसलमानों ने नहीं, ये मांग नहीं थी कि इतना छंद हटा दीजिए, ये गाना होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये कंप्लीट मांग थी। सुनिए, आपको जानकारी मौलाना साहब, मौलाना साहब, साहब इतिहास की जानकारी मौलाना साहब, नहीं। करा गया था, वो दो स्टेला वाला तो बीच का फॉर्मूला निकाला गया। सुनिए ना, अरे भाई उस वक्त बीच में मत टोकिए, आप सुनो ना, आप नहीं, आप गलत बातें क्यों रख रहे हैं? आप रखिए, गलत बातें तो मत रखिए ना। आप इसको मुसलमानों पर क्यों थोपना चाहते हैं? ये मुद्दा मुसलमान का है नहीं इस वक्त। नहीं, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा है। मुसलमानों में दो भाग थे, नहीं ऐसे आप वहां क्यों जा रहे हैं भाई? आप वहां जा क्यों रहे हैं? वो मुद्दा ही नहीं है ना। मैं बहस नहीं कर रहा। नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है। सुनिए, आप ये बताइए कि जो अपमान हुआ है इस पर क्या होना चाहिए? अभी आज यहाँ ये आप कह रहा हूं कि नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मौलाना साहब बताइए, क्या मुसलमानों को वंदे मातरम से, वंदे मातरम के पूरे संस्करण से कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, आज की आपकी जो डिबेट है वो इस पर नहीं है कि वंदे मातरम पर ऐतराज है कि नहीं है। इस पर डिबेट ही नहीं है। अगर इस पर डिबेट है तो इस पर बात कर लीजिए। आप ही ने कहा ना कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है, तो क्या मुसलमान खुश होते हैं कांग्रेस का ऐसा करने से? देखिए, ये तो बताएंगे। देखिए, इस बात को आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेकर आई है, मैं फिर कहता हूं उसमें गाने का जिक्र है ही नहीं कि गाना पड़ेगा, रोक दिया, एक ही लाइन बार-बार हर आदमी को गाना पड़ेगा, ऐसा उसमें कुछ प्रावधान है ही नहीं। उसमें सिर्फ अपमान की बात है, और कोई भी मुसलमान राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं करता और ना करना चाहिए, ना राष्ट्रगान का अपमान का। हमें तो राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता है उस पर भी ऐतराज है, लेकिन हम गाते हैं, बात वो नहीं है। भारत भाग्य विधाता पर भी है ऐतराज? भाई, ये हमारी आस्था। देखिए, हम देश में बड़ी मेजॉरिटी है, देश में बड़ी मेजॉरिटी के बाद में मुसलमान जो है एक मेजॉरिटी आता है, सेकंड लार्जेस्ट, बिल्कुल। लेकिन जब आप उन सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के आस्थाओं का सम्मान नहीं रख रहे हैं तो ये भी तो सोचने का विषय है। तो क्यों नहीं रख रहे हैं भाई? अगर मुसलमान कह रहा है कि मेरी आस्था से टकरा रहा है तो उसको भी सुनिए। मैं वही उस पर भी पूछना चाह रहा बात था कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम, उसके दो स्टेंजा से भी, और अब जब पूरा संस्करण है तो इससे आपकी आस्था को आस्था आहत होती है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, या तो आप समझना नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते। मैं आपके व्यूअर्स को एक बात समझाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेकर आई है उसमें यह नहीं कहा कि हर व्यक्ति को गाना पड़ेगा, उसमें यह है सम्मान करना पड़ेगा। और मैं सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं। गाने की बात है, वो बात की बात है, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन ये तो आप जानते हैं ना मौलाना साहब कि वही बराबर का दर्जा दिया गया जो राष्ट्रगान जनगण मन को दर्जा है, वही दर्जा दिया नहीं, गया। जनगण मन के बारे में आपको भी ये पता होगा कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी ना हो तो वो देशद्रोही नहीं है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भी जानना चाहिए। ठीक है। अब अवधेश सर अपनी बात पूरी करेंगे, फिर अनिरुद्ध जी के पास। नहीं, इन्होंने बीच में टोक दिया। तो वो पूरे गाना को का ही विरोध मुस्लिम लीग ने किया था, तो कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे, कांग्रेस के मुसलमानों में ऐसी बड़ी संख्या थी जो वंदे मातरम गाते रहे थे और गाना चाहते थे। आप अगर उस समय की पूरी बहस देखेंगे तो ज्यादातर तो फिर उसमें से रास्ता निकला कि क्या हो सकता है तो इतना अभी गाया जाए ताकि ये मुस्लिम लीग जो है
पाकिस्तान की मांग शायद इसके बाद छोड़ देगी, कांग्रेस के साथ मिलकर राष्ट्र की लड़ाई लड़ेगी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग भी नहीं छोड़ी और आपने उस गाना को खत्म कर दिया। तो ये जो स्थिति बनी है, आज गलत बातें मत जाने दो। आज एक कोट और मैं कर रहा हूं, का अगर इस गाने से लेन देन होता, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भाई 30 सेकंड दीजिए। अगर मुस्लिम लीग का इस गाने से कोई लेन देन होता तो आजादी के बाद में मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने क्यों नकारा? क्यों वो एक सीट पर जाकर सिमट गए? किसने नकारा? हम मुसलमानों ने नकारा। अच्छा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़े होकर कहा कि इसको वोट मत देना। सुनिए क्या बात आप कर रहे हैं? सुनिए नहीं, गलत तथ्य मत रखिए आप अनपढ़ लोगों के साथ नहीं बैठे। अच्छा, उत्तर प्रदेश जितने मुस्लिम मेजोरिटी सीट थे, मतलब सुरक्षित सीट, किसी पर भी कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस की जीत नहीं हुई। रफी अहमद किदवई, सुनिए, रफी अहमद किदवई 3 जगह से खड़े हुए, वो मुस्लिम सीट थी, वो हार गए, एक जनरल जगह से वो जीते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने, बंगाल के मुसलमानों ने केवल मुस्लिम लीग और मुस्लिम को वोट दिया था। वो पूरा उस समय का फैक्ट है। अरे तो वंदे मातरम का उससे क्या लेना देना? देखो यही अभी कह रहे हैं, तो वंदे मातरम का उससे अलग चीज है, क्योंकि आपने कहा कि हमने मुस्लिम लीग को नकार दिया आजादी के बाद, इसलिए कहा उसी का जवाब। अब दूसरी बात आते हैं, देखिए आज पी चिदम्बरम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया सभी अखबारों में, प्राउड दिमागी नक्सल, मुझे मानसिक नक्सल दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। ये वही चिदम्बरम साहब हैं जो अर्बन नक्सल की बात करते हैं। हाँ, सुनिए ना ध्यान से, जो मार्क्सवाद है, नक्सलवाद, माओवाद है, वो राष्ट्र को नहीं मानते हैं, पहला उनका धर्म को नहीं मानते हैं, उसको अंधविश्वास देते हैं, सनातन और हिंदुत्व से उनका विरोध है, वो तो इस्लाम को भी धर्म, माने सभी धर्मों का करते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने दिमागी नक्सली कहा है, मैं मतलब अब ये चाहे राहुल जी इस बात को, चाहे खड़गे जी जो भी कहें, अगर खड़गे जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोको नहीं तो सनातन बढ़ जाएगा, और उनके बेटा जो है सनातन का विरोध करते हैं, तो ये वही मानसिक जो मतलब नक्सलीपन है वो इससे दिखा है, जिसमें भारत राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था अभी जो अवधेश सर ने, मैं आ रहा हूं, अवधेश सर ने जो कहा ना कि ये कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं मानते हैं, लेकिन ये बात खाली भारत के लोगों पर शायद लागू होती है, भारत के कम्युनिस्टों पर क्या? क्योंकि चीन के कम्युनिस्टों का प्रखर राष्ट्रवाद देखिए किस तरह वो राष्ट्रवाद करते हैं। राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे, फिर अनिरुद्ध प्रताप जी। राहुल जी एक लाइन बोल लीजिए, फिर अनिरुद्ध जी। मैं एक लाइन यही कर रहा हूं कि अवधेश जी ने तो देखिए विषयांतर कर दिया, इस मामले पे घिर गए तो विषयांतर कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं 1937 के इतिहास को गलत ढंग से रखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद पत्र लिखकर, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, खुद पत्र लिखकर, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, इन लोगों ने चारों अनिरुद्ध जी को मौका, देखिए अनिरुद्ध जी को मौका, अनिरुद्ध जी को मौका। इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट बात करिए कि चारों स्टेंजा हटाया क्यों गया, ये तो बता दीजिए। 2 स्टेंजा गाया गया, 2 स्टेंजा गाया गया, 4 स्टेंजा हटाया क्यों गया? ये तो मूल प्रश्न है। हटाया इसलिए गया था क्योंकि कहा गया था कि हिंदू मुसलमान के बीच में विभेद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लीग जिन्ना का के सरेंडर करके हटा दिया, क्या कहते हैं, वंदे मातरम काट दिया, और जिन्ना का के सरेंडर करके देश को 2 हिस्से में काट दिया नेहरू जी ने, और वो लेगेसी आज तक चली आ रही है। चाहे आप केरला के अंदर देखिए, चाहे जहां देखिए, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी लीडर अपोजिशन थे, किसके आगे उन्होंने क्या कहते हैं अपने को सरेंडर करना उचित समझा कि राष्ट्रगीत का इतना बड़ा अपमान उन्होंने कर दिया। असहज स्थिति में वो दिख रहे थे, उन्होंने टोका टोकी भी नहीं किया, जरा सा भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया तो कीजिए ना केस उनके ऊपर, अनुरोध जी, डिबेट करने से काम नहीं चलेगा, केस करने पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं उनका मेंबर और इनकी हायरार्की, इनके हैबिचुअल ऑफेंडर है इन चीजों के। कांग्रेस के लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, ये तो खैर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एक खास वर्ग का यहाँ के रिसोर्स पे कब्जा है, मतलब वो भी गलत बयान है, मनमोहन सिंह जी का वो बयान भी गलत आप बता रहे हैं। बिल्कुल सच है, गलत बयान है, उसमें बहुत बड़ा सा वर्ग था, महिलाएं भी विरोधी कानून के अंदर जब भी कोई कम्युनल झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो पता चलेगा जो बहुसंख्यक वर्ग होगा उसी को दोषी माना जाएगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में जाते राहुल गांधी, सोनिया गांधी मिलने के लिए जाते, एक खास वर्ग से मिलते हैं, दूसरे के टेंट में जाते नहीं, तो कैसे न माना जाए उनके इंटेंशन। ठीक है, मैं लौटता हूं आप सभी के पास लौटता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें सुनवा देता हूं, क्योंकि इस पर कुछ और पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आई। सुनवाइए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, लेकिन जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना।
वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस के एक और नेता अखिलेश प्रसाद ने कहा कि यह सब बखेड़ा खड़ा करना भाजपा का काम है, तो जवाब दिया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा भारत माता के प्रति भक्ति रखने वालों के प्रति कांग्रेस ने अपमान किया है। जिस समय वंदे मातरम बना था तो ये लोग तो कहीं थे नहीं, वो इतिहास तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस परिवार का ही है। सब बखेड़ा खड़ा करना इन लोगों का काम है। कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है या देश का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेसियों ने फिर से यह संदेश दिया है कि जिस तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी भारत विरोधी राजनीति के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ, अलग पाकिस्तान बना, आज उसी के बीज बोने का काम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास, मौलाना साजिद रशीदी जी के पास चलिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, बताइए क्या आप कहना चाह रहे थे कि विशेष रूप से राहुल लाल जी की बातों पर, और अवधेश सर ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता थी, इसलिए शुरू से इसका विरोध होता रहा, यहां तक कि जब एक फॉर्मूले के तहत 2 स्टेंजा पर भी हुआ तो उससे भी जनमानस ने, बहुत बड़े जनमानस ने, मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये सच है क्या? नहीं, 2 स्टेंजर पर किसी को ऐतराज नहीं है। क्या सर, कितने ऐसे मामले आते रहते हैं? नहीं, किसी को ऐतराज नहीं। देखिए है ना, बोलिए मौलाना साहब। अब आप बोल लीजिए। हाँ नहीं, अरे सर आप अभी तो आप कह रहे थे मेरी तबीयत खराब है। नाराज मत होइए, बोलिए सर, बोलिए अंतिम राउंड में कुछ ही मिनट बच गया। सर बोलिए। नहीं, मैं ये कहना था, देखिए आप लालचंद जी एक बात को समझिए, आप मुसलमान इस देश का नागरिक है 101%, और हम देश की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, ठीक, ये भी तय है, दुरुस्त बात है। अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनाया। यही केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। जब किसी की आस्था को हट नहीं हुआ, मुसलमान, अच्छा, मुसलमान को कुछ भी कह देंगे आप, मतलब मुसलमान को कुछ भी कह देंगे, मुसलमान देश नहीं है। इसका नहीं, इस बात से ये साबित हो गया कि ना तो मुसलमान देश है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बोल रहे हैं ना कांग्रेस देश है, ये देश के अलग हिस्से हैं, हम सब इनसे कोई लेना देना देश से नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक स्ट्रेंजर्स की बात है, जब संविधान ये कहता है कि हर आदमी को अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करने की खुली आजादी है, जब मैं कहता हूं मेरी आस्था इससे हट होती है और संविधान कहता है कि किसी पर वो चीज नहीं थोपी जा सकती जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंचे, तो ऐसी चीजों पर जोर और बल क्यों दिया जाता है कि नहीं ये करना है? नहीं, आपने जो बात करना है उसका जवाब देता हूं। क्यों दिया जाता है? इस देश में कौन सा कानून चलेगा, कौन से कानून के दायरे में हम लोग रह करके अपने अपने आस्था का पालन करेंगे, इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट है। संसद बनाए, उसके बनाने पर कोई आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट उसको तय कर देगा कि ये सही था। लालचंद जी, आप मुझे बताइए, संविधान ने क्या कहा? आप थोप नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप थोप नहीं सकते, और फिर थोप रहे, कानून लाकर थोप रहे। क्या चीज थोप? कानून लाकर थोप रहे। कौन सा? कि नहीं जी, अब ये भाई कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? ये सब खेल कौन सा कानून बताइए? कांग्रेस के साथ ये खेल क्या खेल रहे हो आप लोग? ये थोपने वाला ही तो है कि साहब अपमान कर दिया। अरे भाई, अगर अपमान कर दिया तो कार्रवाई करो इनके ऊपर। अपमान नहीं है तो बखेड़ा मत करो। आप कहते हैं मौलाना साहब, नहीं, अपमान नहीं है तो बखेड़ा मत करो। दोनों बात आप कह रहे हैं। मैं दोनों बात नहीं कह रहा, मैं वो सच बात कह रहा हूं भाई। जब आप कह रहे हो अपमान कर दिया
तो डालो जेल में अगर हिम्मत है तो। के जी अपमान कर दिया आपने, दिखाओ विधायक लाकर सामने के जी बिल पास हुआ है और इसमें 3 साल की सजा है, डालो तीनों को जेल में। एक लाइन मौलाना साजिद रशीदी ने जब कहा कि ये राम मंदिर को भी कोई आएगा तोड़ देगा, तो क्या इनको जेल हुआ? बिल्कुल नहीं कहा मैंने, झूठ कह रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं, आप झूठे पत्रकार हैं, आप झूठे पत्रकार हैं। मैंने नहीं कहा बिल्कुल ऐसा, अगर ऐसा होता अब तक मैं जेल में होता। इनकार कर रहे हैं, बिल्कुल बिला वजह की बात है। इनको तो आदत है, इनको आदत है चापलूसी करने की भारतीय जनता पार्टी की। बोल रहे हैं कि मैंने नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी की आदत है, ये देख रहा हूं मैं इनको 14 के बाद से ये बेचारे चापलूसी करते हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं इनको अभी तक मिला कुछ नहीं। इस बात को मान लीजिए कि इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने तो कहा ही नहीं, बयान दिया, मैंने कहा ही नहीं, मेरा बयान आज भी पब्लिक डोमेन में है। अगर ये इस बात को साबित कर दें, अगर ये इस बात को साबित कर दें तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। साबित कर दीजिए आप उस बात को। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी बिला वजह की बातें कर रहे हैं, बार-बार यही कह रहे हैं कि भाई छोड़िए, अगर अपराध आपकी मानसिकता को दर्शक देख जानते हैं। अनुरुद्ध प्रताप, आ रहा हूं राहुल जी आ रहा हूं। का कोई प्रवक्ता नहीं आया तो मुझे लगा कि मौलाना साहब तो आज न्यूट्रल रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन लास्ट में आते आते उन्होंने कांग्रेस के लिए बैटिंग शुरू कर दी। कांग्रेस भी ये कहती है अरे अपमान किया तो हमें जेल में डाल दो, हमें फांसी पे कर दो, और जब उन पे कार्रवाई होती है, जो लेफ्ट लिबरल होते हैं उनकी आदत क्या होती है, मतलब यूं कहा जाए दिमागी नक्सल कहा जाए, मानसिक नक्सल कहा जाए, उनकी आदत क्या है? पहले नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान से कारोबार मत करो, दुकान किराए पर न दो, मकान किराए पर न दो, वो दिमागी नक्सल नहीं है उनका, वो दिमागी नक्सल नहीं है। जो कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जो कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जो कहते हैं वंदे मातरम गाओगे दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर, वो दिमागी नक्सल नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं यार? जो पाकिस्तान कर रहा है वही आप यहाँ कर रहे हो। मैं फिर कहता हूं उस बात को, वोट बैंक है जिसके लिए कांग्रेस को अपना वोट बैंक को साधना है। पहलगाम से पहले जनरल आसिफ मुनीर ने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता। आज आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारे रहमो करम पे हिंदू रह रहे हैं। यहां हिंदू मुसलमान को कह रहा है तुम हमारे रहमो करम पे रह रहे हो। कोई किसी के रहमो करम पर नहीं है। सीधे राहुल लाल जी, क्या फर्क हो गया? राहुल लाल जी का एक कमेंट जल्दी से, राहुल लाल जी का एक कमेंट जल्दी से। लालचंद जी 80 साल पूरे हो गए कल देश बिल्कुल है भाई, और उसमें मतलब इस तरह के बड़े नाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर के सब बड़े। राहुल लाल जी का कमेंट। आप भी अपने को संभालिए कि लालचंद जी सुन लीजिए, राहुल लाल जी की बात है। सारे मुसलमान लालचंद, अरे अब सुन तो लीजिए राहुल जी, क्या हम उम्मीद करें कि कांग्रेस ये कह देगी कि भूल हुई, गलती हुई? राहुल जी, कांग्रेस ने गलती की नहीं तो क्यों कहेगी, क्यों? अच्छा, ये बात है, कोई गलती कांग्रेस से नहीं हुई। अरे फिर तो मौलाना साजिद रशीदी की वो बात साबित होती है कि जानबूझकर किया। शुक्रिया लालचंद जी, शुक्रिया। देश की जनता देख रही है, देश की जनता तय कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अवधेश सर, मौलाना साजिद रशीदी, अनुरुद्ध प्रताप जी और साथ में राहुल लाल जी। तो राष्ट्रमंच पर आज यही बहस की कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक, उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। अब यह बात अलग है कि उसमें सजा दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, इस पर अलग अलग विचार हैं। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।